हेलो बच्चों आज अपन गणित क्लास 8 की, ठीक है ना, मैथमेटिक्स क्लास 8 ये पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो बेटा फर्स्ट चैप्टर है परिमेय संख्याएं, क्या है पहला चैप्टर? परिमेय संख्याएं। इनको इंग्लिश में हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इनको इंग्लिश में? हम रेशनल नंबर्स, RATIONAL, रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो इन रेशनल नंबर्स में देखो, पहले मैं आपको मोटा मोटा समझा देता हूँ। इसमें देखो परिमेय संख्याओं के गुणधर्म है ना, पहले क्या है इसमें, ये रहा है ना, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। ठीक है, इस गुणधर्मों के अंदर है समवृत्त, है ना, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, 1.2.1 में क्या है? समवृत्त, क्लोजर प्रॉपर्टी। में एक एक करके समझाऊंगा आपको आराम से, है ना, कि ये गुणों का जो मतलब क्या होता है। इसके बाद फिर सेकंड नंबर पे आता है क्रम विनिमेयता, है ना, क्रम विनिमेयता। ठीक है, क्रम विनिमेयता के बाद में फिर आता है बेटा, इसको इंग्लिश में क्रम विनिमेयता को बोलते हैं कम्यूटेटिविटी, COMMUTA, कम्यूटेटिव, है ना, तो कम्यूटेटिविटी, है ना, TATIVITY, कम्यूटेटिविटी, इसका भी हम मतलब समझेंगे। फिर इसके बाद आता है साहचर्य, है ना, 1.2.3 में क्या है? साहचर्य। एसोसिएटिविटी, ASSOCIATIVITY, एसोसिएटिविटी, ये पढ़ेंगे हम। ठीक है, एसोसिएटिविटी के बाद में, साहचर्य के बाद में फिर हम देखेंगे शून्य की भूमिका, है ना, जीरो की भूमिका, शून्य की भूमिका, है ना, तत्समक, योज्य तत्समक। बहुत आसान प्रश्नावली है, आराम से समझ में आएगी आपकी, है ना। फिर है एक की भूमिका, है ना, जीरो की भूमिका। उसके बाद क्या है? एक की भूमिका। फिर है एक संख्या का ऋणात्मक, नेगेटिव, ठीक है ना, नेगेटिव किसी संख्या का। ठीक है, इसके बाद है व्युत्क्रम, ठीक है ना, रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं हम? रेसिप्रोकल। और फिर लास्ट में है इसमें परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योगफल वितरकता। ठीक है, तो इनको एक एक करके हम आराम से समझेंगे। तो ये चैप्टर किसका है बताओ? परिमेय संख्याओं का है। बेटा संख्याएं जो है ना, अभी तक आपने जो पढ़ी है ना, पहली संख्या, पहले प्रकार की क्या संख्या पढ़ी थी आपने? पहले प्रकार की जो संख्या थी वो थी प्राकृत संख्याएं, है ना, प्राकृत संख्याएं, है ना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आपके। इनको नेचुरल नंबर्स बोलते हैं हम, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसके बाद प्राकृत संख्याओं के बाद आती हैं पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, है ना, पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स, होल नंबर्स। थर्ड नंबर पे है पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक संख्या, ये बेटा अभी तक पढ़ते आए हो आप, है ना, छोटी क्लासेस में पढ़े आपने। पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। अभी मैं आपको बताऊंगा, आपके सब याद आ जाएगा आपको वापस से। और फोर्थ नंबर पे हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, परिमेय संख्याएं, तो ये आपके चैप्टर में है परिमेय संख्याएं। इनको हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं, रेशनल नंबर्स। तो इंटीजर्स में अपने आप नंबर्स छिपा हुआ, तो ऐसे नहीं बोलते हम इंटीजर नंबर्स। इंटीजर्स अपने आप क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं होती है। तो इस बार आपके 8वीं क्लास में ये हैं चैप्टर के अंदर आपके रेशनल नंबर्स, है ना। अब देखो, ये आप पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। ठीक है बेटा। अच्छा ऐसे देखो, 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना, अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक। ये क्या कहलाती हैं बताओ? प्राकृत संख्याएं, है ना। देखो कितना आसान है, आया ना समझ में। फिर अगर जीरो और मिला दिया जाए इसमें, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जीरो को और शामिल कर दिया जाए तो ये बन जाती हैं सेकंड नंबर की, क्या होती हैं? पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं। क्या बन जाती हैं बेटा? पूर्ण संख्याएं, है ना। तो अब देखो, इसमें सारी पॉजिटिव नंबर्स है ना, धनात्मक संख्याएं हैं। तो अगर इसमें ऋणात्मक संख्याएं और शामिल कर ली जाएं तो फिर वो बन जाएंगी पूर्णांक संख्याएं, है ना। देखो कितना आसान है। तो ऋणात्मक संख्याएं कैसे होंगी? देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5,
ये तो क्या हो गई, धनात्मक हो गई। फिर इधर की तरफ क्या होगी, -1, -2, संख्या रेखा पे करते हो ना आप, -3, -4, -5 और ये इधर अनंत तक, है ना। तो इस तरह की जो जिसमें पॉजिटिव संख्या भी आ जाए, जीरो भी आ जाए और नेगेटिव संख्याएं भी आ जाएं, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्याएं। क्या बोलते हैं बेटा उनको, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं, है ना। चौथे प्रकार की जो संख्या जो आपके सिलेबस में है, ये क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं का मतलब होता है बेटा जो भिन्न होती हैं, अंश बटे हर की जो होती हैं, जैसे 3/4, 2/3, 1/5, -3/4, -15/17, है ना, इस तरह की, जिनको कि हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। P क्या हो गया, अंश, है ना, Q क्या हो गया, हर, है ना। तो अंश बटे हर के रूप में जिन्हें हम व्यक्त कर सकते हैं, जहां Q किसके बराबर नहीं होता, 0 के बराबर नहीं होता, यानी Q किसके बराबर नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू, इक्वल का निशान तो ऐसे होता है और इसको काट देंगे तो नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी कभी भी ऐसे 3/0, 2/0, 1/0, -3/0 इस तरह से नहीं होता, है ना, क्योंकि 0 अगर नीचे आ जाए तो अनंत हो जाता है, फिर वो, समझे ना बात। तो ये इस तरह की संख्याएं जो होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, उन संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्याएं, जो कि अभी आपके सिलेबस में हैं, ठीक है ना। परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर्स, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ तक ये आपके समझ में आ गया, है ना। अच्छा, अब देखो बेटा इसके अंदर एक चीज आई थी, संवृत गुणधर्म, है ना। विभिन्न संख्याओं के क्या होते हैं बेटा, गुणधर्म होते हैं, इनके प्राकृत संख्याओं के, पूर्ण संख्याओं के, पूर्णांक, परिमेय, इनके क्या होते हैं, गुणधर्म होते हैं। पहला था संवृत, संवृत गुणधर्म, है ना, संवृत गुणधर्म, है ना। सेकंड क्या था बताओ, क्रम विनिमेयता, क्रम विनिमेयता, ठीक है, क्रम विनिमेयता। थर्ड नंबर का जो होता है, ये होता है साहचर्य, क्या होता है, साहचर्य, ठीक है। संवृत गुणधर्म को इंग्लिश में बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी। अभी मैं समझाऊंगा आपको कि क्या होती है ये, है ना, क्योंकि बेटा देखो क्वेश्चन करने से पहले ये थ्योरी हमको अच्छी तरह से समझ में आनी चाहिए, है ना। तो बुक की प्रश्नावली करने से पहले बेटा उसके जो पहले लिखी हुई होती हैं बहुत सारी चीज़ें, उनको हमें पढ़ना जरूरी होता है। क्रम विनिमेयता, है ना, इसको कम्यूटेटिविटी पहले बताया था ना मैंने आपको, TATIVITY, कम्यूटेटिविटी। और साहचर्य को बोलते हैं एसोसिएटिविटी, ASSOCIATIVITY। देखो ये इंग्लिश आपके आएगी नहीं, पूछा नहीं जाएगा आपसे एग्जाम में, लेकिन ये चीज़ें बेटा आपको इंग्लिश में आनी चाहिए, क्योंकि जब तुम बड़े हो जाओगे तो कॉलेज में जो तुम्हारी किताबें होंगी वो सब किसकी होंगी, इंग्लिश मीडियम की होंगी, है ना। तो इन शब्दों के हमें, और टीचर भी जो बोलेंगे वो संवृत गुणधर्म नहीं बोलेगा, है ना, वो आपको क्या बोलेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलेंगे, है ना। आई ना बात समझ में, ठीक है। तो इनके इंग्लिश भी आपको आने चाहिए। अब अपन एक एक चीज को पढ़ेंगे कि ये संवृत गुणधर्म क्या होता है, क्रम विनिमेयता क्या होती है, साहचर्य क्या होता है। बहुत ही आसान है बेटा ये, है ना। देखो अपन अभी करते हैं संवृत गुणधर्म, क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है बेटा, कि दो संख्याओं को हमने जोड़ा या घटाया या गुणा किया या भाग दिया, है ना। तो जिस तरह की वो दो संख्याएं हैं और उनका जो योगफल है, चाहे गुणनफल है, चाहे भागफल है, चाहे व्यवकलन, व्यवकलन किसको बोलते हैं, घटाने को, अगर वो भी वही संख्या आती है तो वो संवृत है, नहीं तो वो संवृत नहीं है ना। जैसे मैं भी समझाता हूँ आपको, जैसे देखो बेटा 3 और 4 ये दोनों क्या है, प्राकृत संख्याएं ना। देखो ये नहीं 3 4 क्या है, ये प्राकृत संख्याएं हैं, है ना। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, है ना, 3 + 4 तो क्या मिला, 7 मिला ना। तो 7 भी क्या है बताओ, एक प्राकृत संख्या है ना। तो जोड़ के लिए, है ना, जो प्राकृत संख्याओं का जो जोड़ होता है वो संवृत गुणधर्म का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है ना। यानी दो अगर प्राकृत संख्याएं हैं
तो उनका जो जोड़ है वो भी क्या होगा, प्राकृत संख्या होगा। तो ये क्या कर रही है बताओ, समृद्ध गुणधर्म का पालन कर रही है ना। लेकिन अब आप देखो, अगर एक संख्या प्लस है, यानी ये इन दोनों को तो क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। अगर मैं इनको घटाऊं, है ना, तो देखो ये संख्या है 3 और ये है 4, तो यहाँ तो क्या किया मैंने, इनको जोड़ा तो योगफल किया। अब मैं इनका क्या करता हूँ, व्यवकलन करता हूँ। क्या कर रहा हूँ बेटा, इनका व्यवकलन कर रहा हूँ, यानी 3 में से 4 को घटा रहा हूँ मैं, है ना। तो 3 - 4 क्या हो गया बताओ, -1 हो गया। लेकिन देखो ये 3 प्राकृत संख्या है, 4 भी प्राकृत संख्या है, लेकिन -1 प्राकृत संख्या नहीं है। ये कैसी है बताओ, ये पूर्णांक संख्या है ना। देखो नेगेटिव पूर्णांक संख्या है, ये कैसी है, पूर्णांक संख्या है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राकृत संख्याओं के लिए, है ना, जो व्यवकलन है वो समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करता है। ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा आता है, यानी पहले तो होता है बेटा जोड़, योग, फिर व्यवकलन यानी घटाना, फिर गुणनफल मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो दो संख्याओं को मैंने गुणा किया, 3 × 4, है ना। तो क्या आ रहा है बताओ, 12। तो देखो ये दोनों प्राकृत संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, इनका गुणनफल भी क्या है, एक प्राकृत संख्या है। तो इसका मतलब जो प्राकृत संख्याएं हैं वो गुणनफल के लिए समृद्ध गुणधर्म का क्या करती हैं, पालन करती हैं। तो इसमें समृद्ध गुणधर्म का पालन हो रहा है ना। योग में भी समृद्ध गुणधर्म का पालन हो रहा है, व्यवकलन में समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं हो रहा, गुणनफल में, ठीक है ना, गुणनफल में समृद्ध गुणधर्म का क्या हो रहा है, पालन हो रहा है। ठीक है। किसके लिए पढ़ रहे हैं हम अभी, प्राकृत संख्याओं के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। एक फिर इसके बाद पूर्ण संख्याओं को करेंगे, फिर पूर्णांक संख्याओं को करेंगे, फिर परिमेय संख्याओं को करेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। अब अपन भागफल पे आते हैं, है ना। तो जैसे देखो बेटा 3 और 4 ये क्या है, प्राकृत संख्याएं हैं, है ना। इनका जो भागफल होगा तो 3 और 4 का भागफल क्या हो जाएगा, 3/4 हो गया कि नहीं हो गया। तो 3/4 का मतलब क्या हो गया, 3/4। देखो ये तो दोनों क्या थी, प्राकृत संख्या थी, 3 और 4 तो क्या थी बेटा, प्राकृत संख्या थी। लेकिन 3/4 क्या है बताओ, ये एक परिमेय संख्या है, अंश बटे हर वाली है कि नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो प्राकृत संख्याएं, है ना, जब उनका क्या किया जाता है, भागफल किया जाता है, तो वो समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं करती हैं। ठीक है ना। तो भागफल में समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं होता। देखो ये हाँ नहीं, ये हाँ और ये नहीं, आया समझ में। तो ये किसके लिए देखा हमने बताओ, प्राकृत संख्याओं के लिए देखा। ठीक है ना, किसके लिए देखा, ये प्राकृत संख्याओं के लिए। ठीक है। अब इसके बाद लेते हैं हम पूर्ण संख्याएं, है ना। तो पूर्ण संख्याओं में क्या होता है बेटा, 0 और जुड़ जाता है, बस उसमें क्या जुड़ जाता है, उसमें सिर्फ 0 और जुड़ जाता है। ठीक है। तो देखो इसमें 0 जुड़ा, तो 0 और मैंने 2 संख्या ले ली 4, तो ये दोनों पूर्ण संख्या हैं कि नहीं है। देखो 0 और 4 क्या हैं, दोनों पूर्ण संख्याएं हैं। तो इनको मैंने जोड़ा, तो 0 + 4 बराबर क्या हो गया, 4। तो 4 भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है ना। तो दो पूर्ण संख्याओं का जो योगफल है वो समृद्ध गुणधर्म का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है ना। तो हाँ, तो योगफल में समृद्ध गुणधर्म का क्या हो रहा है, पालन हो रहा है। ये किस तरह की संख्या थी बताओ, ये प्राकृत संख्या थी, है ना। ये प्राकृत संख्याओं के लिए था, है ना। ये फिर इसके बाद हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, पूर्ण संख्याओं के लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए, पूर्ण संख्याएं। ठीक है। तो योगफल क्या कर रहा है, समृद्ध गुणधर्म का पालन कर रहा है दो पूर्ण संख्याओं के लिए, है ना। अब दो पूर्ण संख्याओं को मैंने क्या किया, व्यवकलन किया। क्या किया, उनका व्यवकलन किया। जैसे ये 0 और 4 दो पूर्ण संख्याएं हैं, मैंने इनका क्या किया, व्यवकलन किया। तो 0 - 4 बराबर क्या होगा, -4 होगा। लेकिन -4 क्या है,
पूर्ण संख्या नहीं है, -4 पूर्ण संख्या नहीं है। तो जो व्यवकलन है वो संवृत गुणधर्म का क्या कर रहा है, पालन नहीं कर रहा है। योगफल संवृत गुणधर्म का पालन कर रहा है ना। दो पूर्ण संख्याओं का व्यवकलन संवृत गुणधर्म का पालन नहीं कर रहा है ना। फिर इसके बाद गुणनफल लेता हूं मैं। गुणनफल देखो, 0 को मैंने 4 से गुणा किया तो क्या आ गया, 0 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये पूर्ण संख्याएं हैं दोनों, और ये भी क्या है, पूर्ण संख्या है। एक उदाहरण और ले लिया, 3 को 4 से किया तो 12, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी क्या हो गई, एक पूर्ण संख्या हो गई है ना। तो गुणनफल जो है, गुणनफल संवृत गुणधर्म का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। ठीक है। फिर हमने लिया पूर्ण संख्याओं के लिए भागफल। किसका क्या लिया, भागफल। जैसे ये ली मैंने 3 और 4, दो पूर्ण संख्याएं ले ली है ना, इनका भागफल किया 3 भाग 4, तो क्या हो गया, 3/4 हो गया। लेकिन 3/4 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है ये, एक परिमेय संख्या है। तो ये तो पूर्ण संख्याएं थी, लेकिन भागफल क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो भागफल संवृत गुणधर्म का पालन नहीं कर रहा। तो भागफल में संवृत गुणधर्म का पालन नहीं हो रहा है। ठीक है। तो देखो, पहले प्राकृत संख्याओं का किया हमने, फिर पूर्ण संख्याओं का किया, फिर अब इसके बाद तीसरे नंबर की संख्या क्या आती है, बताओ, पूर्णांक संख्याएं। फिर क्या आती हैं, पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्याओं के लिए देखेंगे हम कि ये संवृत गुणधर्म का पालन कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। ठीक है। तो देखो बेटा, दो पूर्णांक संख्याएं ली मैंने है ना, एक तो ले ली 4 और एक ले ली -3 है ना। देखो ये पूर्णांक संख्या है ना, ये भी पूर्णांक है और ये भी क्या है, पूर्णांक है। इन दोनों को जोड़ा मैंने है ना, तो 4 + -3 बराबर क्या हो गया, 4 - 3 बराबर क्या हो गया, 1। तो 1 भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं। देखो ये एक क्या है, पूर्णांक संख्या। तो ये दो पूर्णांक थे और इनका योगफल भी क्या है, एक पूर्णांक है। तो योगफल संवृत गुणधर्म का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। किसके लिए, पूर्णांक संख्याओं के लिए। अब अपन आते हैं दो पूर्णांक संख्याओं का व्यवकलन। ठीक है ना। तो देखो बेटा, यही ली जैसे मैंने 4 है ना और -3। ठीक है। इनका व्यवकलन जब करूंगा मैं तो घटाऊंगा मैं, तो 4 -3, देखो 4 में से -3 घटा रहा हूं, तो ये क्या हो गया, 4 + 3 बराबर क्या हो गया, 7। तो 7 भी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है कि नहीं। देखो पूर्णांक संख्या ये है ना, 6 7 आगे आ जाएगी ना। तो व्यवकलन पूर्णांक संख्याओं के लिए व्यवकलन गुणधर्म का, संवृत गुणधर्म का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। देखो यहां नहीं था ना प्राकृत संख्याओं के केस में व्यवकलन संवृत गुणधर्म का पालन कर रहा था, ना ही पूर्णांक संख्याओं के केस में व्यवकलन संवृत गुणधर्म का पालन कर रहा था। लेकिन पूर्णांक संख्याओं के केस में जो संवृत गुणधर्म का पालन व्यवकलन में हो रहा है। ठीक है ना। तो ये व्यवकलन में संवृत गुणधर्म का क्या हो रहा है, पालन हो रहा है। यानी दो पूर्णांक संख्याओं का व्यवकलन भी है ना पूर्णांक संख्या आता है, इनमें नहीं आ रहा था ना। ठीक है। तो व्यवकलन के लिए हो गया। अब गुणनफल, गुणनफल किया मैंने, जैसे 4 × -3 किया, ये दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है। और इसको करूंगा तो -12 भी क्या है, बताओ, एक पूर्णांक संख्या है ना। तो गुणनफल संवृत गुणधर्म का पालन कर रहा है। गुणनफल तो देखो इसमें भी कर रहा था, इसमें भी कर रहा था और इसमें भी कर रहा था है ना। तो संवृत गुणधर्म, दो पूर्णांक संख्याओं का जो गुणनफल है वो संवृत गुणधर्म का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। ठीक है ना। अब अपन आते हैं भागफल पर है ना। तो देखो बेटा, 4 भाग -3 है ना। तो देखो 4 और -3 क्या है, दो पूर्णांक संख्याएं हैं है ना। तो इनका जब मैंने भागफल किया तो 4/-3 हो गया ना। तो प्लस में माइनस का भाग देंगे तो -4/3। लेकिन ये -4/3 क्या है, बताओ, ये एक परिमेय संख्या है ना। देखो ये दोनों तो क्या थी, पूर्णांक संख्याएं थी, 4 और -3। लेकिन इनका जो भागफल है वो क्या है, एक परिमेय संख्या है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पूर्णांक संख्याओं का जो भागफल है वो संवृत गुणधर्म का पालन नहीं करता है ना। तो भागफल संवृत गुणधर्म का पालन नहीं करता है ना। तो देखो बेटा, ये एक टेबल है आपकी बुक में है ना। एक बुक में क्या दे रखी है आपकी, एक टेबल दे रखी है, उसमें ये पूछा गया है आपसे कि भाई इनको आप भर के देखो
है ना। तो देखो ये रहा, इसमें कुछ आपके लिए भर रखे हैं, कुछ आपको भरने हैं, ठीक है ना। तो देखो बेटा ये है ना, अपन ने 3 कर ली ना, प्राकृत संख्या कर ली, पूर्ण संख्या कर ली और पूर्णांक संख्या कर ली, है ना। तो देखो प्राकृत संख्याओं का क्या था, ये रहा। योगफल में क्या हो रहा है, हाँ है ना, तो योगफल में क्या आ जाएगा, है ना, ये देखो अंतर्गत समृद्ध है, ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको बेटा, है ना। तो प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है वो क्या होता है, योगफल समृद्ध होता है, तो यस, है ना। लेकिन हमने देखा कि व्यवकलन जो है वो समृद्ध नहीं है, व्यवकलन समृद्ध नहीं है ना। तो देखो इसमें दे रखा है आपके नहीं, है ना। गुणनफल देखो, प्राकृत संख्या को गुणनफल क्या है, समृद्ध है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, यस, है ना। भागफल देखो, भागफल समृद्ध नहीं है प्राकृत संख्याओं का, अभी मैं समझा चुका हूँ ना ये आपको, तो भागफल संभव नहीं है, तो इसमें क्या आ गया, नो, ठीक है ना, इसमें नो आ गया, है ना। अब पूर्ण संख्याओं के लिए देखो, पूर्ण संख्याओं के लिए निकाला था ना अपन ने, ठीक है ना, ये रहा देखो बेटा पूर्ण संख्याओं के लिए, है ना। पूर्ण संख्याओं का देखो जो योगफल है वो समृद्ध है, व्यवकलन क्या है, समृद्ध नहीं है, गुणनफल समृद्ध है और भागफल समृद्ध नहीं है। किन के लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए, है ना। देखो पूर्ण संख्याएं ये रही सेकंड नंबर पे, तो योग जो है वो समृद्ध है, यस। व्यवकलन समृद्ध नहीं है ना, है ना, देखा था ना अभी कर करके देखा था, तो व्यवकलन समृद्ध नहीं है, मल्टीप्लिकेशन समृद्ध है और डिवीजन समृद्ध नहीं है, नो, है ना। फिर इसके बाद में तीसरा पूर्णांक संख्याओं का भी कर लिया था हमने, है ना। तो देखो पूर्णांक संख्याओं में क्या था बेटा, जो एडिशन था, योगफल भी समृद्ध था, व्यवकलन भी समृद्ध था, गुणनफल भी समृद्ध था, लेकिन भागफल समृद्ध नहीं था। किन के लिए, पूर्णांक संख्याओं के लिए, इंटीजर्स के लिए। देखो ये इंटीजर्स के लिए है पूर्णांक संख्याएं, तो योगफल समृद्ध था कि नहीं था, यस। व्यवकलन भी समृद्ध था, गुणनफल भी समृद्ध था, लेकिन भागफल समृद्ध नहीं था, है ना। तो देखो इस टेबल की परिमेय संख्या बच गई नहीं, इनको अभी और कर लेते हैं, मैं समझाता हूँ आपको, देखो, है ना। अब इसके बाद किसका नंबर है, परिमेय संख्याओं का, कि परिमेय संख्याओं का योगफल, व्यवकलन, गुणनफल और भागफल, है ना, समृद्ध गुणधर्म का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो देखो पहले, अब हम किसके लिए देख रहे हैं, परिमेय संख्याओं के लिए, है ना, परिमेय संख्याओं के लिए, है ना। परिमेय संख्याओं के लिए चारों गुणधर्मों को देखेंगे हम कि समृद्ध गुणधर्म का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखो परिमेय संख्या क्या होती है बेटा, P बटे Q की, अंश बटे हर की, है ना। तो अब देखो जैसे मैंने 2/3 ये भी एक परिमेय संख्या है और 1/2 ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो अगर इनका जो जोड़ है वो भी परिमेय संख्या आता है तो हम कहेंगे भाई समृद्ध गुणधर्म का पालन हो रहा है। तो देखो जब मैं इनको जोड़ूंगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, 2/3 प्लस 1/2। देखो 3 और 2 का लघुत्तम 6 आ गया, 3 का भाग दिया 6 में 2 बार, 2 दूनी 4, 2 का भाग दिया 6 में 3 बार, 3 एकम 3, तो क्या आ गया, 7/6। तो ये 7/6 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब योगफल, है ना, समृद्ध गुणधर्म का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है। तो परिमेय संख्याएं के अंदर जो योगफल है वो समृद्ध गुणधर्म का पालन करता है, ठीक है ना। ऐसे ही अब मैं व्यवकलन करूंगा, जैसे इसी का ही किया मैंने, 2/3 और 1/2 क्या है, 2 परिमेय संख्या है। अब मैं इनका व्यवकलन कर रहा हूँ, 2/3 में से 1/2 घटा रहा हूँ। अब देखूंगा कि जो इसका व्यवकलन है वो किस तरह की संख्या आती है ना। तो देखो वही सेम 6 लघुत्तम आ गया, 2 बार, 2 दूनी 4, माइनस 2 का दिया 3 बार, 3 एकम 3, तो ये क्या गया, 1/6। तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो व्यवकलन में भी समृद्ध गुणधर्म का पालन क्या हो रहा है, हो रहा है। तो ये भी यस हो गया, व्यवकलन, ठीक है ना। तो व्यवकलन में भी समृद्ध गुणधर्म का क्या हो रहा है, पालन हो रहा है, यस। अब तीसरे नंबर पे क्या लेते हैं, गुणनफल लेते हैं। तो यही संख्या है, जैसे 2/3 गुणा 1/2, है ना। तो देखो 2 से 2 कट गया तो 1/3। तो 1/3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। 1/3 भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो गुणनफल में भी समृद्ध गुणधर्म का पालन हो रहा है। तो परिमेय संख्याओं में गुणनफल भी समृद्ध गुणधर्म का क्या कर रहा है, पालन कर रहा है ना। तो ये भी क्या है, यस है। अब चौथा अपन देते हैं, भागफल देते हैं, ठीक है ना। जैसे देखो बेटा, अब बताओ 0 जो है
जैसे मैंने ये दो संख्या ली है ना, 2/3 और 0। देखो ये परिमेय संख्या है 2/3। बताओ ये 0 परिमेय संख्या है या नहीं है? बताओ है। क्यों है बताओ? क्योंकि इसके नीचे क्या छिपा हुआ है? 1 छिपा हुआ है, क्योंकि 0 में जब 1 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। ठीक है ना। तो ये दोनों क्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। अब मैं इसमें इसका भाग देना चाहता हूँ, फिर देखूंगा कि जो भागफल है वो परिमेय संख्या आता है या नहीं आता है ना। तो देखो 2/3 में किसका भाग दिया? 0/1 का। तो ये हो गया 2/3 गुणा 1/0 है ना। तो ये क्या हो गया बेटा? देखो 2 एकम 2 और 3 को 0 से किया तो 0। लेकिन जब 0 का भाग नहीं दे सकते किसी भी संख्या में, है ना, हर में क्या नहीं आना चाहिए? जैसे p/q, q इज नॉट इक्वल टू 0। हमेशा परिमेय संख्याओं की परिभाषा क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां q किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये समृद्ध गुणधर्म उसका पालन नहीं कर रहा। तो इसका जो वो है, क्या नाम है, भागफल जो है, दो परिमेय संख्याओं का भागफल समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं कर रहा है ना। तो ये नो। तो देखो हमने देखा बेटा परिमेय संख्याओं का योगफल पालन कर रहा है, व्यवकलन में भी समृद्ध गुणधर्म का पालन हो रहा है, गुणनफल में भी समृद्ध गुणधर्म का पालन हो रहा है, लेकिन किस में नहीं हो रहा बताओ? भागफल में समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं हो रहा। तो अब इस टेबल को पूरा कर सकते हैं ना हम, इस टेबल को पूरा कर देते। देखो बेटा परिमेय संख्याओं में योग में समृद्ध गुणधर्म का पालन हो रहा है, व्यवकलन में भी समृद्ध गुणधर्म का पालन हो रहा है, और गुणनफल में भी समृद्ध गुणधर्म का पालन हो रहा है, लेकिन भागफल में समृद्ध गुणधर्म का पालन नहीं हो रहा है ना। तो ये आपकी टेबल क्या हो गई? पूरी हो गई। तो कह रहा ना बेटा प्रयास कीजिए, ट्राई इट। इसको क्या करो? ट्राई करो। ठीक है ना। तो अपन ने देखो पूरा ट्राई कर लिया कि नहीं कर लिया? तो ये कौन सा गुण हुआ बेटा? कौन सी प्रॉपर्टी हुई? ये समृद्ध गुणधर्म। ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट वीडियो है, इसमें बेटा अपन को ये थ्योरी समझ में आएगी, आपकी जो भाषा है ना ये समझ में आएगी आपके। ठीक है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। फिर अगला जो वीडियो होगा, नेक्स्ट वीडियो, उसमें हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, है ना। क्योंकि देखो क्वेश्चंस को डायरेक्ट अगर हम सॉल्व करने लग जाएं और ये चीज़ें हमने नहीं पढ़ी हों तो वो अच्छी तरह से हमारे समझ में नहीं आएंगे, है ना। तो इस चीज़ को पढ़ना क्या है? बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब अपन आते हैं क्रम विनिमेयता, कम्यूटेटिविटी। अब किसके ऊपर आते हैं हम? क्रम विनिमेयता यानी कम्यूटेटिविटी, है ना। अब देखेंगे बेटा कि क्रम विनिमेयता होती क्या है। ठीक है। तो क्रम विनिमेयता सेकंड गुण, तो फर्स्ट गुणधर्म क्या था? समृद्ध गुणधर्म। अब सेकंड गुणधर्म क्या है बताओ? क्रम विनिमेयता। बस थोड़ा थोड़ा आप इसके बारे में पहले पढ़ चुके हो, है ना, प्राकृत संख्याओं के लिए, पूर्ण संख्याओं के लिए और पूर्णांक संख्याओं। तो इस चैप्टर में हम एक तरह से विशेष रूप से किसके? परिमेय संख्याओं के लिए क्रम विनिमेयता को देखना चाह रहे हैं। तो पहले अपन उसको भी कर लेते हैं, जैसे कि हमारा दोबारा से रिवीजन हो जाएगा, है ना। तो देखो बेटा क्रम विनिमेयता यानी पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्याओं में क्रम विनिमेयता का पालन होता है या नहीं होता। ठीक है ना, ये देखेंगे हम। फिर पूर्णांक संख्याओं के लिए देखेंगे, है ना। पहले प्राकृत संख्याओं के लिए, फिर पूर्ण संख्याओं के लिए, और फिर पूर्णांक संख्याओं के लिए, और फिर उसके बाद किसके लिए? परिमेय संख्याओं के लिए। तो वही चारों योगफल, व्यवकलन, गुणनफल और भागफल। तो देखो सबसे पहले किसके लिए लिया मैंने? प्राकृत संख्याओं के लिए लिया। ठीक है ना, प्राकृत संख्याएं। तो इसमें वही पहले किसको देखेंगे? योगफल को देखेंगे। तो प्राकृत संख्या मैंने ले ली 1 और 4, ये दोनों प्राकृत हैं। इन दोनों को क्या किया बेटा? क्रम विनिमय का मतलब होता है कि अभी 1+4 करूं या 4+1 करूं, अगर दोनों में क्या आए? मान समान आए तो हम कहेंगे कि ये क्रम विनिमय का पालन कर रही है ना। तो अगर 1+4 है ना और 4+1 का मान क्या आए? बराबर आए, तो ये क्या होंगी बताओ? क्रम विनिमय गुण का पालन करेंगे। देखो 1+4 5 हो गया और 4+1 भी क्या हो गया? 5 हो गया। तो प्राकृत संख्याओं में योगफल जो होता है वो क्रम विनिमय का क्या करता है? पालन करता है। यस, है ना। तो प्राकृत संख्याओं के लिए जो योगफल है इसमें क्रम विनिमय गुणधर्म का क्या हो रहा है? पालन हो रहा है। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अपन व्यवकलन पे आते हैं। दो प्राकृत संख्याएं ली मैंने, ठीक है ना, 1 और
4, है ना। अब इनका क्या किया, माइनस किया मैंने, है ना। तो देखो इधर तो मैं क्या घटाऊंगा, 1 में से 4 घटाऊंगा, और इधर क्या करूंगा, 4 में से 1 घटाऊंगा, है ना। तो क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है कि पहले इसको रखो बाद में इसको रखो, या बाद वाली को पहले रखो और पहले वाली को बाद में रखो, अंतर नहीं आना चाहिए, है ना। तो जोड़ में तो देखो 1 + 4 को जोड़ो चाहे 4 + 1 को जोड़ो, बात एक ही है। तो इसका मतलब गुण योगफल में इसका क्या हो रहा है, पालन हो रहा है, क्रम विनिमय होता है। लेकिन 1 + 1 - 4 जो है वो 4 - 1 के बराबर नहीं होता। क्यों नहीं होता, देखो कि 1 - 4 है ना की वैल्यू तो क्या होती है, -3 होती है, लेकिन 4 - 1 की वैल्यू क्या होती है, 3 होती है। तो अलग अलग मान आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, देख लो, इसका मान अलग आ रहा है, इसका मान अलग आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्राकृत संख्याओं के लिए जो व्यवकलन है वो क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता, यानी क्रम विनिमय नहीं होता। प्राकृत संख्याओं के लिए जो व्यवकलन है वो क्रम विनिमय नहीं होता, है ना। तो व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है। अब अपन आते हैं किस पे, गुणनफल पे आते हैं। तो गुणनफल देखो वही एक, यही ली बेटा मैंने, 1 को 4 से गुणा करो या 4 को 1 से गुणा करो, बात एक ही है ना, देख लो। तो ये भी 4 आएगा और ये भी 4 आएगा, तो गुणनफल क्या हो रहा है, क्रम विनिमय है। तो गुणनफल क्या है बताओ, क्रम विनिमय है, यस। गुणनफल जो है वो क्या है, क्रम विनिमय है प्राकृत संख्याओं के लिए, है ना। फिर इसके बाद अपन ले लेते हैं भागफल ले लेते हैं, है ना। जैसे यही मैंने लिया कि 1 और 4 दो प्राकृत संख्याएं हैं, तो 1 में 4 का भाग दिया और 4 में 1 का भाग दिया। देखेंगे कि ये सेम आता है कि नहीं आता, है ना। तो 1 में 4 का भाग तो मतलब क्या होता है, 1/4, और 4 में भाग का मतलब क्या होता है, 4 में 1 का मतलब 4। तो देखो ये 1/4 अलग होता है और 4 क्या है, वो अलग होता है। तो दो प्राकृत संख्याओं का जो भागफल है वो क्रम विनिमय नहीं होता, है ना। तो भागफल क्रम विनिमय नहीं है। तो देखो हमने क्या देखा बेटा, योगफल क्रम विनिमय है, व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है, गुणनफल क्रम विनिमय है और भागफल क्रम विनिमय नहीं है। किसके लिए, प्राकृत संख्याओं के लिए। तो देखो अब इसमें एक टेबल है, उसमें अपन इनको भर लेते हैं, एक एक का भर लेंगे जिससे कि पता हमको चल जाएगा, ठीक है। तो देखो अपन अभी देखा ना बेटा ना कि प्राकृत संख्याओं के लिए योगफल क्या है, क्रम विनिमय है, भागफल क्रम विनिमय नहीं है, गुणनफल क्रम विनिमय और ये व्यवकलन था, व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है, है ना। तो देखो इसमें भर दूंगा मैं टेबल में, है ना। ये रहा देखो क्रम विनिमयता का गुण, ये किसका गुण है, क्रम विनिमयता, है ना। ये ना ट्राइएट, देखो ये रहा नीचे नीचे प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्याओं के लिए जो योग था वो क्रम विनिमय था, व्यवकलन था वो क्रम विनिमय नहीं था, गुणन जो था वो क्या था, क्रम विनिमय था, और जो भागफल था वो क्रम विनिमय नहीं था। अगली बात समझे। तो ये किसका भर दिया हमने, प्राकृत संख्याओं का, है ना। तो इसी प्रकार से हम पूर्ण संख्याओं के लिए भर सकते हैं, पूर्णांक संख्याओं के लिए भर सकते हैं और परिमेय संख्याओं के लिए इसको भर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो बेटा इसमें यहीं भर दूं मैं। देखो पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, 0 होता है कि नहीं होता है ना। 0 1 2 3 4, तो 0 + 4 जोड़ा या 4 + 0 जोड़ा, बात एक ही है ना। तो क्रम विनिमयता का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो पूर्ण संख्याओं के लिए भी क्रम विनिमय, है ना, योगफल में क्या होता है, क्रम विनिमय का पालन होता है ना। लेकिन व्यवकलन में नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, जैसे माना 0 और 4 दो संख्या ले ली आपने, तो 0 - 4 और 4 - 0 ये अलग अलग होते हैं। 0 - 4 तो क्या हो गया, -4 हो गया, और 4 - 0 क्या हो गया, +4 हो गया। तो इसमें पालन इसका नहीं हो रहा, है ना। गुणनफल में हो जाएगा, है ना। कैसे देखो, 0 को चाहे आप 4 से गुणा करो तो 0 आएगा, और 4 को 0 से करोगे तो 0 आएगा। दूसरी संख्या ले लो आप, है ना, 2 और 3 ली, 2 और 3 को गुणा करोगे तो 6, और 3 और 2 को करोगे तो 6। तो इसमें हाँ यस, है ना। लेकिन भागफल देखो, भागफल में वही है ना, भागफल में क्या है, 2 संख्या ली आपने पूर्ण संख्याएं, जैसे मैंने ली 2 और 3 ले ली, तो 2 में 3 का भाग दो और 3 में 2 का भाग दो, तो अलग अलग आता है कि नहीं आता। 2 में 3 का भाग दो 2/3 होगा, और 3 में 2 का भाग दो 3/2 होगा। तो अलग अलग वैल्यूज हैं कि नहीं है। तो भागफल में क्रम विनिमयता का पालन नहीं हो रहा, आई ना बात समझ में। अब देखो पूर्णांकों पे आ जाते हैं बेटा अपन। पूर्णांक में क्या होती है, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं इसमें।
पूर्णांक में क्या होता है, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, है ना। तो पूर्णांक संख्याओं में देखो योग, है ना, दो पूर्णांक संख्या ले ली आपने, जैसे -4 और +5, दो संख्या ले ली। कौन कौन सी ले ली आपने, -4 और +5। तो जब आप इनको जोड़ोगे तो -4 और +5 करो, है ना, या 5 को पहले लिखो और -4 को बाद में लिखो, है ना। तो -4 +5 करो या +5 -4 करो, बात क्या होगी, एक ही होगी, है ना। आई ना समझ में। देखो अभी यहाँ करके दिखाता हूँ, यानी मैंने बताया ना आपको -4 और 5 दो संख्याएं हैं, है ना। तो इनमें आप -4 +5 करो या 5 + -4 करो। इसको पहले रखो, इसको बाद में रखो, या इसको पहले रखो, इसको बाद में रखो, तो बात एक ही है। तो देखो -4 + 5 क्या हो गया, 1 हो गया, और ये 5 और प्लस माइनस हो गया, तो ये भी 1 आ गया। तो योगफल क्या हो रहा है, इसमें क्रम विनिमय का पालन कर रहा है, ठीक है ना। तो पूर्णांक संख्याओं के लिए भी यस हो गया, है ना। व्यवकलन नहीं होगा, है ना, क्योंकि जैसे दो पूर्णांक संख्या ले ली आपने, है ना, जैसे ये लिया था ना अपन ने -4 और 5, तो -4 में से जब 5 को घटाओगे तब अलग मान आएगा, और 5 में से जब -4 को घटाओगे तब अलग मान आएगा। तो इसलिए ये क्रम विनिमय का पालन नहीं करेंगे। गुणनफल के लिए देखो बेटा, दो पूर्णांक संख्या ली आपने, जैसे ले ली -4 और -5 ली। चलो इस बार -4 और -5 को गुणा करो, चाहे -5 को -4 से करो, है ना, यानी पहली को दूसरी से करो चाहे दूसरी को पहले से करो, मान वही आता है गुणनफल में, है ना। जैसे 4 को 2 से गुणा करो या 2 को 4 से करो, है ना। माइनस के लिए -2 को -4 से करो या -4 को -2 से करो, बात एक ही है। तो यस, तो गुणधर्म का इसका गुणन के लिए क्रम विनिमयता का पालन होता है, किसमें, पूर्णांक संख्याओं में, है ना। अब भागफल के लिए भी आ जाओ बेटा। तो भागफल जैसे दो संख्या ली आपने, पूर्णांक संख्याएं, है ना, -1 और -2। तो -1 में -2 का भाग दो तो 1/2 आ जाएगा, और -2 में -1 भाग दो 2 आ जाएगा। तो अलग अलग वैल्यू आ रही नहीं आ रही, तो इसमें ये इस गुणधर्म का पालन नहीं हो रहा, है ना। तो मेन तो हमको परिमेय संख्याओं का है ना ये चैप्टर, लेकिन ये बेटा आपको उसके लिए दे दी रिकॉल करने के लिए, भाई पिछला आपको जैसे क्या आ जाए, ध्यान आ जाए, ठीक है। तो अब परिमेय संख्याओं का देखो बेटा, परिमेय संख्याओं को आप दो परिमेय संख्याओं को जोड़ो, ठीक है ना। दो परिमेय संख्याओं को क्या किया आपने, जोड़ा, है ना। पहले फर्स्ट को सेकंड के साथ जोड़ा और फिर सेकंड को फर्स्ट के साथ जोड़ा, फिर देखा आपने कि दोनों का मान क्या आ रहा है, सेम आ रहा है ना। जैसे दो परिमेय संख्या ली, 2/3 और 1/2, ठीक है। तो इसमें 2/3 + 1/2 करो तो भी वही मान आएगा, और 1/2 + 2/3 करो तो भी वही मान आएगा, सेम मान आएगा, है ना। तो इसका मतलब योग में, है ना, योगफल में परिमेय संख्याओं के लिए योगफल में क्रम विनिमय का क्या होता है, पालन होता है, यस, ठीक है ना। अब व्यवकलन पे आ जाते हैं। ये किसके लिए कर रहे हैं हम, परिमेय संख्याओं के लिए कर रहे हैं। परिमेय संख्याओं के लिए कौन सा गुणधर्म, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता, है ना, कम्यूटेटिविटी। अब देखो यही जैसे ऐसे होता बेटा, 2/3 और 1/2 ये संख्याएं हैं, तो इसमें से इसको घटाया तो ये क्या होगा, 2/3 - 1/2 करेंगे तब अलग मान आएगा, और 1/2 में से जब 2/3 को घटाएंगे तब अलग मान आएगा, है ना। देखो 2/3 में से जब 1/2 का अलग वैल्यू आएगी, और 1/2 में से जब -2/3 घटाओगे तो अलग वैल्यू। कैसे, देखो करके देख लो आप, 6 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, -2 3 6, 3 एकम 3, तो क्या आ गया, 1/6 आ गया। इसमें देखो बेटा ये आ गया कितना, 6, 2 का दिया 3 बार, 3 एकम 3, -3 का दिया 2 बार, 2 दूनी 4, तो ये क्या आ गया, -1/, देखो इसमें +1/6 आ रहा है, इसमें माइनस, तो नहीं आ रहा ना सेम। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्रम विनिमयता का व्यवकलन में परिमेय संख्याएं क्रम विनिमयता गुण का क्या करती हैं, पालन नहीं करती। तो व्यवकलन में क्रम विनिमयता के गुण का पालन नहीं होता है, नो, है ना। तो ये सेकंड हो गया। अब अपन आते हैं किस पे, गुणनफल पे आते हैं। तो गुणनफल जैसे ये 2/3 को 1/2 से गुणा करो, या 1/2 को 2/3 से गुणा करो, दोनों में क्या आएगा, सेम आएगा। देखो है ना, दोनों में सेम वैल्यू आएगी नहीं आएगी बेटा, देखो 2 से 2 कट गया तो 1/3, और इधर 2 से 2 कट गया तो 1/3। तो गुणनफल के लिए परिमेय संख्याओं में क्रम विनिमयता का क्या होता है, पालन होता है। तो गुणनफल क्रम विनिमय होता है। तो
परिमेय संख्याओं के लिए गुणनफल क्रम विनिमय होता है। तो गुणनफल क्रम विनिमय होता है, यस, है ना। अब अपन इसके बाद भागफल पे आते हैं। तो भागफल यही लिया मैंने, 2/3 और 1/2 दो संख्याएं, तो इसमें इसका भाग दो और फिर इसमें इसका भाग दो। दोनों केस में क्या आएगा बेटा, अलग वैल्यूज आएंगी, है ना। यानी 2/3 में जब किसका दोगे, 1/2 का भाग दोगे तो वैल्यू अलग आएगी, और जब 1/2 में किसका भाग दोगे, 2/3 का भाग दोगे तो वैल्यू क्या आएगी, अलग आएगी, है ना। तो देखो ये 2/3 गुणा 2/1 4/3 आ गया, और इसको करोगे 1/2 और ऊपर आ जाएगा 3/, तो ये क्या आ गया 3/4। तो अलग है ना, ये 4/3 और ये 3/4 है। तो भागफल जो है बेटा वो क्रम विनिमय नहीं होता, है ना। परिमेय संख्याओं के लिए भागफल क्रम विनिमय नहीं होता, नो। तो क्या था बेटा, देखो योगफल क्रम विनिमय था, व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है, गुणनफल क्रम विनिमय है और भागफल क्रम विनिमय नहीं है। तो एक है एक नहीं है, इस तरह से ना जो क्रम चलता आ रहा है। तो देखो ये टेबल अब हम किसकी भरेंगे, इसकी, है ना, परिमेय संख्याओं वाली टेबल भर लेते हैं हम, ठीक है ना। तो परिमेय संख्याओं की टेबल ये है हमारी। तो देखो परिमेय संख्याओं के लिए, परिमेय संख्याओं का जो योग होता है वो क्रम विनिमय होता है, व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं होता, गुणनफल क्रम विनिमय होता है और भागफल क्रम विनिमय नहीं होता। देखो ये टेबल आपकी पूरी हो गई, आई ना बात समझ में, ठीक है। तो देखो बेटा 2 गुण कर लिए ना हमने, है ना, 2 प्रॉपर्टीज कर ली हमने, कौन कौन सी, संवृत गुणधर्म और क्रम विनिमयता, संवृत गुणधर्म और क्रम विनिमयता, ठीक है। इसके बाद में फिर आता है बेटा, क्या आता है, साहचर्य, ठीक है ना, साहचर्य आता है। फिर हमने देखा था 0 का प्रभाव, 1 का प्रभाव, है ना, फिर व्युत्क्रम और ऋणात्मक, है ना, ये चीजें। इसके बाद फिर अपने क्या आ जाता है, सवाल सॉल्व हम करते हैं, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, इसके बाद अपना नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसको, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू बेटा, है ना। अगर बेटा आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को जितने जो आपके फ्रेंड्स हैं उन फ्रेंड्स को व्हाट्सएप के द्वारा या और भी किसी चीज़ के द्वारा क्या करो, आप शेयर करो, और हम मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप क्या करो, सब्सक्राइब करो, है ना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशंस आते जाएंगे, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू।